नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। पब्लिक के सवालों को उठाने वाले सबसे विश्वसनीय शो सवाल पब्लिक का में आप सबका बहुत स्वागत है। इस शो में आप पैनल से अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। उठाइए अपना फोन, टेक्स्ट या वीडियो भेजकर सवाल पूछिए। हमारा नंबर है 8097471285 8097471285। हमारा आज का मुद्दा है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की जवाबदेही कब तय होगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जैसे कश्मीरी नेता अब सवालों से बच सकेंगे? लेकिन आज की बहस शुरू करें उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर ममता सरकार से 72 घंटों में रिपोर्ट मांगी है। कल एक तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी। इसके बाद बदले की हिंसा में 7 लोगों को घरों में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस वारदात को लेकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के तीनों नगर निगम का विलय होगा। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इसी संसद सत्र में पेश हो सकता है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, इस सत्र के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 12वीं के मार्क्स के आधार पर कट ऑफ रखने की भी छूट दी है। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने टाइम्स नाउ नवभारत से कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। अब सवाल पब्लिक का। कश्मीरी हिंदुओं से जुल्म की घटना इतनी भयावह हो चुकी है कि उनकी तुलना होलोकॉस्ट से की जा रही है, लेकिन 3 दशकों में अपने किसी को इसकी सजा मिलते हुए देखा या सुना है दर्शकों? नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम ने गुनहगारों की फाइलों को दबाने की बजाय उन्हें खोलने ही नहीं दिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जिनकी जवाबदेही बनती थी। इन्हीं में से एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। देखिए, आज जब टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा फारूक अब्दुल्ला के सामने था तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और कितने जवाब दिए उन्हें, आप अपनी आंखों से देखिए। But sir, there are allegations, sir. There are documents that shows that you were the chief minister, sir. At that point of time, you were the chief minister. Sir, if you, sir, I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। कह रही है कि आपके रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. I think you could have done more because see this document that you. I told you, madam. Don't push me. जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर क्या करेंगे? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। फारूक अब्दुल्ला आज सवालों से बच रहे थे, लेकिन मैं आज फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर फाइल खोलने जा रही हूं। कश्मीर में पंडितों के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, लेकिन जुलाई से दिसंबर 1989 के बीच फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 70 आतंकी छोड़ दिए थे। हिंदुओं के खिलाफ बने माहौल को लेकर 1988 से राज्यपाल जगमोहन अलर्ट कर रहे थे, लेकिन फारूक ने कोई कार्रवाई नहीं की। 18 जनवरी 1990 को जब कश्मीर जल रहा था तब उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर लंदन चले गए
और 3 महीनों तक वहीं रहे। 3 महीने बाद एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया। सवाल था कि आप मुश्किल समय में क्यों चले गए। उनका जवाब आया कि मेरे पास और भी काम हैं। यानी कि हिंदुओं को बचाने के अलावा, कश्मीर की जनता को बचाने के अलावा उनके पास और भी काम थे। फिर काउंटर सवाल हुआ कि आप 3 महीनों तक बाहर रहे। फारूक ने जवाब दिया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बाहर रहना पड़ा, मेरे पास वहां बहुत काम है। सवाल पूछा जा सकता है कि कश्मीरी पंडित मरते रहे तो मुख्यमंत्री रहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया। फारूक राज में कई हिंदुओं की हत्या हुई। बडगाम निवासी प्रभावती भट्ट को आतंकियों ने बेरहमी से मारा था। श्रीनगर के शहीदगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी इसकी। श्रीनगर के हब्बा कदल में निवासी दीनानाथ रैना की हत्या हुई थी। श्रीनगर के शहीदगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी। आज भी शायद ये उन कश्मीर फाइल्स में है जिन्हें शायद फारूक अब्दुल्ला ने ना पढ़ा ना देखा। अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट को सजा सुनाने वाले जज नीलकंठ की हत्या हुई थी। इस पर श्रीनगर के शहीदगंज में एफआईआर दर्ज हुई। श्रीनगर के महाराजगंज निवासी विजय कुमार की हत्या भी की गई। श्रीनगर के शहीदगंज में एफआईआर दर्ज हुई। अनंतनाग के एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट की हत्या हुई। अनंतनाग के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर भी दर्ज हुई। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स हुई, लेकिन आज जब सच से सामना हो रहा है तो कश्मीरी पार्टियों के नेता मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए सज्जाद लोन और महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। हमें राज्यसभा जाना है, इनको चाहिए उनको राज्यसभा में बनाए, अदरवाइज दे विल ड्राउन दिस कंट्री इन हेट एंड हेट्रेड। आई कैन टेल यू वन थिंग, देयर इज नो डाउट दैट पंडित्स के साथ जुल्म हुआ, लेकिन कश्मीरी मुसलमान के साथ भी जुल्म हुआ और मल्टीप्लाई बाय 50 जुल्म हुआ। यू कैन नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट द पेन of one community. We are all in it together. But this guy, इसका जो objective है, it's not to show the pain of Pandits. It is to sow hatred between Pandits. कश्मीरी हिंदुओं से हुए गुनाह पर वो लोग बेनकाब हो गए हैं जिन्हें कश्मीर के मेन स्ट्रीम नेता कहा जाता है। कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल कांग्रेस जैसे दलों की राजनीति पर भी उठ रहा है। राजस्थान के कोटा में कल 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई थी। कश्मीर फाइल्स को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर धारा 144 लगाई गई थी। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद आज फैसला वापस लिया गया, लेकिन सवाल उठ गए हैं कि क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को रोकने के लिए ये फैसला हुआ था? तो आज पब्लिक के सवाल यही हैं। सवाल नंबर 1, कश्मीरी हिंदुओं से गुनाह पर फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, कश्मीरी पंडितों से सिर्फ सहानुभूति रखने से मिलेगा क्या न्याय उन्हें? सवाल नंबर 3, कश्मीर के सच को फिर भटकाने की कोशिश हो रही है या नहीं? और सवाल नंबर 4, कश्मीर फाइल्स को लेकर धारा 144 लगाना कांग्रेस की बौखलाहट दिखाता है? यही है आज सवाल पब्लिक के, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद हैं बीजेपी के, राशिद अलवी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जावेद बेग जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएफ के। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने लाना चाहूंगी विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने आज ये कश्मीर के सारे घाव खोलकर दुनिया के सामने रख दिए हैं। निर्देशक हैं और राइटर भी हैं द कश्मीर फाइल्स के। नमस्कार विवेक अग्निहोत्री जी।
और मैं आपसे आज नमस्ते। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी फिल्म तक जिन लोगों को ये सवालों के जवाब देने थे वो आज तक उन्होंने 32 सालों में नहीं दिए, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या ये भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब आ नहीं रहा? देखिए, ये एक बहुत शर्म की बात है कि कल ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इन लोगों के सामने सारे फैक्ट्स रखने पड़े। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो कश्मीरी हिंदू हैं वो कश्मीर में नहीं रहते। इससे बड़ा फैक्ट क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब एक पिटीशन आई कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत टाइम हो चुका है, 30 साल हो चुके हैं, शायद 29 साल हुए थे तब, और इसके एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? सबसे बड़ा आई थिंक स्टार्टिंग एविडेंस जो कोई भी बता सकता है कि भाई 5-7 लाख जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर से बाहर रहती है, वो अभी भी कैंप्स में रहती है। अच्छा, ये हो सकता था कि भाई आप एक फॉर्म, एक एफिडेविट सबसे बोल दें कि अगर आप कश्मीरी हिंदू हैं और आप 30 साल से अगर बाहर रह रहे हैं तो आप उसे फिल कर दीजिए, अपने आप 5 लाख एविडेंसेस आ जाते। और ये जो झूठ एक हमने क्रिएट किया है उसी को देखिए ये लोग डिफेंड करने के लिए एक बहुत ही लो लेवल की एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। कोटा का एग्जांपल आपने देखा, अभी आपने जो बोला वो उन्होंने वापस नहीं लिया है। धारा 144 अभी भी लगी हुई है। पहले इन्होंने सिनेमा के अंदर भी लगा के रखी थी। जब पब्लिक ने बहुत गालियां दी तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए सिनेमा से निकाल दी, पर सिनेमा के बाहर अभी भी 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। तो जो लोग अपने छोटे 50 किलोमीटर से बसों में भर के आ रहे हैं, दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची के साथ 10-12 लोग, अब उनको 5-5 के टुकड़ों में अंदर घुसना पड़ेगा। तो ये डिस्करेज करने के लिए किया है। मैं आज फारूक साहब का भी सुन रहा था, उन्होंने जो बोला, अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम में 2-3 बड़ी अच्छी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो शायद कोई नहीं बात करता, उस बारे में कोई भी नहीं करता। ये अक्टूबर 1988 में ये चीफ मिनिस्टर थे वहां के, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, वो वहां पे गांधी जी की नई जो बिल्डिंग हाई कोर्ट की बनी थी उसमें गांधी जी की स्टैचू, स्पेसिफिकली गांधी जी की स्टैचू इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तब फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी के जो लॉयर्स थे, जो उनकी पार्टी से अटैच्ड लॉयर्स थे, उन लोगों ने वहां धरना दिया और फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस इनॉग्रेशन को कैंसिल करवा दिया। तो जो डेमोक्रेसी की प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेक्युलर गांधी जी का नाम यूज करते हैं, उन लोगों ने गांधी जी की ही मूर्ति को इनॉग्रेट करने से बंद कर दिया। ये हाल वहां पे था। ये मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं कि ये अमानुल्लाह खान जो फाउंडर था JKLF का, जिसने जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स को मारा, ये तो इनके बड़े जिगरी दोस्त रहे आखिर तक। और इनने कहा था कि फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर एवरी चाइल्ड विल गिव ब्लड। इनके साले साहब ने कहा था आई एम अ पाकिस्तानी, एवरी कश्मीरी इज अ पाकिस्तानी। इनने सबको मॉरल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो ये, और कांग्रेस, बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि कांग्रेस, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वो तो कश्मीरी हिंदुओं की ही वंशज है सब लोग, और आज वो अपने माँ बाप की नाक कटा रहे हैं। आई एम वेरी बहुत आपने जो चीजें कही वो सवाल सारे पूछे गए फारूक अब्दुल्ला साहब से, और पुराने इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया था तब से आज तक सवालों से भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? उन्होंने कहा उनके पास बहुत से काम हैं, इसीलिए वो बाहर चले गए थे 3 महीनों के लिए लंदन। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी, इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है? नहीं, ये हर चीज आप पेपर पे नहीं ला सकते। आप देखिए जो लोग कितने, अब तो मैं बोलना भी बंद कर दिया, thousands and thousands of people are narrating their personal lived experiences and their stories। रोते रोते वो लोग सिनेमा हॉल में अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उसके बाहर सोशल मीडिया में लाइक भरा पड़ा है पूरी जगह पे। लोग कैंडल विजन निकाल रहे हैं। भारत का जो इंसान है, हर आदमी एक बेसिकली ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है। प्रॉब्लम ये था उनको ये कहानी पता ही नहीं थी। जब उनको ये कहानी पता चली तो आप देखिए किस तरह लोग जा के हक कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं को और उनसे कह रहे हैं वी आर सॉरी। लेकिन दूसरी तरफ तो वर्ल्ड जो है एक 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी। एक वो जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं
और एक जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइडियोलॉजिकली। तो जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट, जो लोग ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो तो लोगों को गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं आई एम सॉरी। चलिए फैक्ट्स है, नहीं है, पर गले तो लगा रहे हैं, एक प्यार तो एक्सचेंज कर रहे हैं उनके साथ, हमदर्दी एम्पैथी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसको गलत कह रहे हैं, बुरा कहते हैं, ये सब ढोंग है, ये झूठ है, कमीशन बैठाइए। अरे जो माँ 80 साल की रो रही, कल आपने देखा 92 या 93 साल की वो बुढ़ी चल भी नहीं पा रही है, टेढ़ी मेढ़ी होते हुए वो कश्मीर फाइल देखने जा रही है। यही तो एविडेंसेस है। तो ये टेररिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं, एक तरह से उसको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन ह्यूमैनिटी। सो ये इविल वर्सेस ह्यूमैनिटी के बीच की एक नैरेटिव की लड़ाई है। आई थिंक ह्यूमैनिटी विंस इन द एंड। विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कहा कि ये ईवल और ह्यूमैनिटी की बीच में लड़ाई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आप एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है जिसको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, होम मिनिस्टर के साथ बहुत वायरल हुई हैं, तो लोग कहते हैं आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और आप शायद कश्मीर में चुनाव से पहले एक माहौल बनाना चाहते हैं। आज आप अपने डिट्रैक्टर्स को क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ एंड ऐसा आपने इट इज द फर्स्ट टाइम somebody has asked me, so मैं आपको बहुत ऑनेस्टली आप पूछा आपने, मैं ऑनेस्टली टू गिव यू ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऑनेस्टली आपको जवाब दूंगा उसका। यस, मेरा एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल एजेंडा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरा एक मिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ICCR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसमें 70 साल से सिनेमा को कल्चर का पार्ट ही नहीं माना गया था। ये तो पहली बार अभी हुआ है विनय जी के लीडरशिप में, पहली बार हुआ है। और इसी तरह से हमने सिनेमा को कभी सॉफ्ट पावर की तरह यूज नहीं किया। हमने जब सिनेमा को यूज किया तो हमने सिर्फ फॉल्ट लाइंस, वो भी एग्जैजरेटेड, झूठी, टेढ़ी मेढ़ी, अनरिसर्च्ड, बिना किसी फैक्ट के, एक इमोशन पे कि हाँ भाई नक्सल लोग बड़े अच्छे होते हैं, तो हमने नक्सल्स को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। बंबई में बैठे लोग जानते नहीं थे चंबल क्या होता है, तो वो लोग फैंटेसाइज करते थे डाकुओं को। तो देखिए कितनी पुरानी फिल्मों में डाकू घोड़े पे आता था और उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते थे। वो तो शेखर कपूर जी ने जब रियलिस्टिक फिल्म बनाई और ट्रूथ लेके आए, तब लोगों को समझ में आया डाकू की जिंदगी कैसी है। तो ये सब ग्लैमराइज करते, टेररिज्म को भी इस तरह ग्लैमराइज किया। और कई सारी फिल्में जब फॉरेन में जाती हैं, क्योंकि ये बड़े प्रतिष्ठित फिल्म मेकर्स थे, तो वहां पे जाके आज पूरे विश्व को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कश्मीर में हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं थी कभी। एक हमने झूठ क्रिएट किया हुआ है। जीते जागते 7 लाख लोग एज एविडेंसेस घूम रहे हैं। देयर 7 मिलियन ट्रूथ, फैक्ट्स एंड स्टोरीज आर रोमिंग अराउंड। तो उसको कोई मानता ही नहीं था। तो मेरा ये है कि मैं अपने कल्चर, देखिए किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये मेरा पर्सनल मिशन है। वो ये है कि मैं जो भारत की ग्रेट कल्चर है, जब तक वो लोगों को पता नहीं चलेगा, हाउ विल एनीबडी फील कन्विंसिंगली प्राउड, तब तक उसको गर्व कैसे होगा अपने राष्ट्र के ऊपर। तो फिर यही उसको कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है, पर उसको अगर अपना हेरिटेज समझ में आए, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो अपनी एक फिलोसॉफिकल कल्चर है इंडिया का, तो वो मैंने इस फिल्म के जरिए किया, वो मैंने ताशकंद फाइल में भी किया था। दूसरी चीज ये है कि जो सोशो पॉलिटिकल जो वो एक हिपोक्रेसी हमने क्रिएट कर दी है। भारत जो है जियोपॉलिटिकल स्टेट नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। इसको भारतीय नजर से ही देखना पड़ेगा, इसको आप वेस्टर्न नजर से नहीं देख सकते। ये इतनी सी मेरी लड़ाई है। तो सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूं। अगर इसको आप लड़ाई माने या आपको डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माने, तो मैं तो इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानता हूँ। विवेक अग्निहोत्री जी, आज कश्मीर के कई नेता, महबूबा मुफ्ती जी हों, सज्जाद लोन हो, वो ये कह रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं और राज्यसभा सीट की आपकी एक जद्दोजहद हो रही है इस फिल्म के दौरान। इनको आप कुछ कहना चाहेंगे आज? तो मैं इनको बड़े ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा। पहली बात राज्यसभा का मैं बता देता हूं। तो राज्यसभा ऐसा है कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने अपने जीवन में एक निश्चय किया, मैं बाहर पॉलिटिक्स से रह के आई हैव अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल वॉइस। अगर मैं राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी तरह की इस चीज में अगर जुड़ जाऊंगा, then I'll have to speak the parties, I'll have to toe the parties line। फिर मुझे पार्टी की वॉइस बोलनी पड़ेगी। अभी मेरी इंडिपेंडेंट वॉइस, तो ये तो मैं फ्रीडम करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं खोने को तैयार। तो ये तो मेरा पहला जवाब है। दूसरा जो कह रहे हैं आपकी नफरत फैलाने का काम है,
ये एक 5 साल का बच्चा भी बोल सकता है। बुढ़ी दादियां, जवान बच्चे बच्चियां, ब्लैक्स, व्हाइट्स, हर तरह के लोग जो है फिल्म में रो रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, या फिर भारत माता की जय बोल रहे हैं। वो भी एक तरह का इमोशन है। बिकॉज जब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो वो जो जिस चीज पे श्रद्धा करते हैं वो बोलने लगते हैं। तो जो कोई ओम नमः शिवाय बोल सकता है, जिस शिवा का भक्त है, तो मेरी तरह का। तो लोग अलग अलग तरह से अपने इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मास मूवमेंट हमने कब देखा? दूसरा, हजारों की तादाद में लोग स्पॉन्सर करें। आज मैंने डाला है, वो ऑटो रिक्शा वाला, वो बुढ़ी एक महिला है, उनसे कहता हूँ पैसे नहीं लूंगा, जो भी कश्मीर फाइल देखने आएगा मैं उसको फ्री में राइड दूंगा, क्योंकि ये देशभक्ति, ये समाज सेवा का काम है। लोग समाज सेवा, इतना मास लेवल किस फिल्म ने समाज सेवा में लोगों को लगाया है? किसने इतना यूनाइट किया? केरला, फ्रांस, जर्मनी, आप नाम लीजिए। तो अगर ये हेट फैला रही होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेट के इतने लंबे पांव नहीं होते। बहुत सही कहा आपने विवेक अग्निहोत्री जी, क्योंकि एज दे से द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। मतलब आप चखिए और देखिए, और फिल्म की जो सक्सेस है वो अपनी कहानी बता रही है। और सक्सेस क्यों है? क्योंकि लोगों ने पसंद किया है, और बिल्कुल यही एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, और बहुत सही और सटीक बोलते हैं आप, खुले दिल से बोलते हैं, खुली जबान से बोलते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं सच जो है आपका पसंद आया होगा, तभी तो इतना सपोर्ट मिला है। बहरहाल थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, बट आई वांट टू वेलकम यू। मैं आपको निमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं एक्चुअली यहाँ स्क्रीनिंग में आया हुआ था, तो मैं बस आपके लिए आया हूँ और वापस वहीं जा रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूं दिन रात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सीधा आपसे इजाजत लेती हुई जाती हूं अपने पैनल के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद अल्वी साहब। आपने सुना विवेक अग्निहोत्री जी को। तो जो लोग इसको सिंप्लीफाई करके ये कहना चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएटर है, शायद वो इस फिल्म के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और इस इमोशन के साथ, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को सराहा है। और हमने सबने संवेदना प्रकट की थी, 32 साल से शायद कर भी रहे हैं, लेकिन भूल गए थे। हमने इससे एक कैंपेन नहीं बनाया था कि सिर्फ संवेदना प्रकट करना काफी नहीं है। अब लोगों का ये बन चुका है एक ऑब्जेक्टिव कि अब ये कश्मीरी भाइयों बहनों को वापस लेकर जाना है कश्मीर। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पीपल्स मूवमेंट हो गई है। क्यों कांग्रेस को इसमें आपत्ति है? क्यों 144 लगा देते हैं हॉल्स के बाहर और हॉल्स के अंदर? राशिद अल्वी साहब। मुझे ताज्जुब होता है, हर चीज का इल्जाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया जाता है। कौन बसाएगा पंडितों को वापस कश्मीर? नरेंद्र मोदी बसाएंगे कि सोनिया गांधी? 8 साल से सरकार है, 5 साल अटल जी की सरकार रह गई। और जब ये सब कुछ 90 में हो रहा था, बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह की सरकार को? क्यों नहीं विड्रॉ किया था? एक भी सवाल आप करती हैं उन लोगों से जिनके पास सत्ता है? कांग्रेस ने दफा 144 लगा दी तो कयामत बर्पा हो गई। और इनसे मैं अग्निहोत्री, जो भी इनका नाम है, इनसे पूछना चाहता हूं, नाम नहीं पता गुजरात के दंगे पे फिल्म बनाएंगे, जुबान पर है आज नाम मैं उनका। आपको डिटेल्स दे दूंगा, सुन लीजिए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जो भी कोई नाम हो। अब मेरी बात सुनिए इतनी खामोशी से जितनी खामोशी से उनकी बात आपने प्रोपगेट की है। जो गुजरात का दंगा हुआ था उस पे ये फिल्म बनाएंगे, बड़े ईमानदार और सच्चे आदमी हैं। मैं ले चलता हूं, बताएं कि बाबू बजरंगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या ताल्लुक था, क्या कुछ हुआ था वहां पे, क्या हालात हुए थे, क्या उन लोगों को बसा दिया गया? पार्लियामेंट का डेलीगेशन गया था, मैं उनके साथ गया था, उसमें बीजेपी के एमपीज भी थे। खाली पड़े हैं घर, आके नहीं बसे वहां पे अभी तक लोग। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कश्मीर भाइयों, कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी सहानुभूति। और मैं ये भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्त में, चलिए आप ही के सवाल पूछ लेते हैं सुधांशु जी से, और जवाब मांगती हूं मैं मांगती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जी, मोहतरमा मेरी नहीं,
मेरी नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। कांग्रेस ने 6,000 रुपए पर फैमिली दिए, सबको राशन दिया, और ये जो कह रहे हैं 7 लाख आदमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सिर्फ 58,000 लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। और जो इनके हीरो हैं फिल्म के, उनके ट्वीट मेरे पास मौजूद हैं जो 10 साल पहले दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा यह मसला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, मुसलमानों ने तो वहां हिंदुओं की मदद की है। उनके सारे ट्वीट्स अगर मैं आपको भेजूं, आप दिखाएंगे फिल्म में कुछ और बोल रहे हैं। ट्वीट कुछ, अनुपम खेर की बात कर रहा हूं, आप जरूर भेज, ट्वीट कुछ और कर रहे हैं, आप जरूर भेजिए, और मैं अनुपम खेर जी को एक एक ट्वीट का जवाब लूंगी उनसे। लेकिन सवाल अनुपम खेर का नहीं है, सवाल आपने कहा नरेंद्र मोदी सरकार का है। तो आइए सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल पूछे थे राशिद अल्वी साहब से, कांग्रेस पार्टी से फारूक अब्दुल्ला से, सवाल के जवाब में मिले और सवाल, तो अब इनके सवालों का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, सवालों का जवाब देने से पहले मैं बात कहता हूं, हम कौन अपने सवालों का जवाब मांगते हैं, कश्मीरी पंडितों की तरफ से कहता हूं, हम तो सिर्फ अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। और अजीब लोग हैं ये जो मुद्दतों से काटे बोके जमीन से गुलाब मांगते हैं, और हमको दरिया तक जाने से रोकने वाले हम ही से पूरे पानी का हिसाब मांगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं राशिद अल्वी साहब, आपने 58,000 तो कहा, मगर आपके पार्टी के नेता जो कुर्ते के ऊपर जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी पंडित हैं, वो जिस पार्टी से सांसद हैं, वहां की इकाई तो ये ट्वीट करती कुछ खास हुआ ही नहीं था इनके साथ। अजब सिंपैथी। हमें आपसे इस बात पे आपत्ति नहीं है कि आपने क्या नहीं किया, करना तो हमको है, क्योंकि जनता ने दिखा दिया है कि करने की कुव्वत आपके पास नहीं थी, वो उन्होंने ताकत हमको दी है। मगर एकमात्र पार्टी जिसकी पार्टी का सरपरस्त आज भी अपने को कश्मीरी पंडित बताता है, और वो जहां से सांसद जब ये लिखता है तो ये बात दिल को चीर जाती है राशिद अल्वी साहब। दूसरी बात, आपने संख्या की बात कही, तो संख्या में तो आपको बहुत महारत हासिल है, क्योंकि आपके हिसाब से तो 84 में कुछ हुआ ही नहीं था, बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिली थी। आपके हिसाब से तो सन 47 में 20 लाख लोग मारे गए थे, वो खून नहीं था, बगैर खून की एक बूंद बहाए हमें आजादी मिल गई थी। तो नैरेटिव्स तो बहुत सख्त होते हैं। और आपने कहा कि गुजरात के ऊपर बनाई जाए, क्यों नहीं गुजरात के ऊपर बने, बिल्कुल बनना चाहिए। परजानिया बनाई तो थी, कितना जनता ने समर्थन दिया था बताइए, आपको भी याद होगा। और बताइएगा कि गोधरा की आग किसने लगाई थी, और आग लगने के बाद 3 दिन तक इस सेकुलर जमात में चुप्पी रही थी, जैसे कि वो तो कोई आलू प्याज थे, आलू बुखारे थे, भून दिए गए थे, क्या फर्क पड़ता था। फिर यह भी बताइएगा कि असम के धुबरी बरपेटा में क्या हुआ, उस पर भी फिल्म बनाइए। बंगाल के मालदा में क्या हुआ, आजाद हिंदुस्तान में बताइएगा। केरल के मल्लापुरम में क्या हुआ, वह भी बताइएगा। और तो और यह भी बताइएगा कि जब देश एक था तो 16 अगस्त 46 को कश्मीर में एक चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में क्या हुआ, वो भी बताइएगा। और मोपला का वो नरसंहार जिसके लिए महात्मा गांधी की आलोचना एनी बेसेंट नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने की, वो भी बताइएगा। अरे जनाब, अगर पूरा सच करने पे आएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो हकीकत है, एक फैक्ट रख दूं। राशिद अल्वी साहब, आपने कहा 90 में हमारी सरकार भाजपा समर्थन कर रही थी। इसे जानते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं, एक कहावत होती है काकतालीय न्याय, यानी पूरा पेड़ जो था खोखला हो गया था, बस गिरने वाला था, अचानक एक पक्षी आके बैठता है, पेड़ गिर जाता है, लोग कहते देखो देखो तो पक्षी के बाहर से गिर गए। साहब 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आती है और 42 दिन के अंदर सब कुछ नरसंहार हो जाता है। 42 साल के किए धरे का कुछ नहीं। चलिए छोड़िए, मैं आपको याद दिलाता हूं 13 अक्टूबर 1983 श्रीनगर में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे मैच हुआ था। ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आई है तब, उसमें भारत वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब रन्स एंड ड्रीम्स में लिखा कि मैं समझ ही नहीं पाया कि भारत वेस्ट इंडीज के मैच में ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौन था चीफ मिनिस्टर? फारूक अब्दुल्ला। और दिल्ली में जिसको आप कहते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। जनाब, शुरुआत तो वहां से हो गई थी। इसलिए हम यह कह रहे हैं, चलिए आपने जो किया वो सब करते रहिए, हम आपसे कुछ करने को नहीं कह रहे हैं, मगर इतनी संग दिली, इतनी तंग दिली मत दिखाइए कि उनके आंसू भी सूख जाएं ये कहने में कि हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। अगर आंकड़ा है तो 99.99% कश्मीरी हिंदू बाहर आ गए, कितने प्रतिशत मुस्लिम बाहर आए? श्रृंखला है मंदिरों की जो तोड़े गए,
एक मस्जिद बताइए जिसकी ईंट भी किसी कश्मीरी पंडित ने चिटका दी हो, कि जिसकी किसी एक जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए राशिद अलवी साहब, ये सारे तथ्य हैं और मैंने कई आपको नाम भी गिनवाए हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब की किनके साथ राजनीतिक गठबंधन इतने सालों से चल रहे थे, ये शायद मुझसे पहले आप बेहतर जानते होंगे। और मैं आपको सारे नाम बता दूं, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो हुआ और फारूक अब्दुल्ला के कुर्सी पर बैठे हुए हुआ, मैं उनका भी नाम गिनवा दूं जिनके FIR दर्ज हैं। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में कुछ नाम बताए थे। बडगाम निवासी प्रभावती भट्ट, ये FIR है। ये कब हुआ था? फारूक अब्दुल्ला जी तब मुख्यमंत्री थे। श्रीनगर के हब्बा कदल के निवासी दीनानाथ रैना, ये भी कश्मीरी हिंदू थे। इनका खिलाफ इनकी वारदात के खिलाफ भी एक शहीदगंज में FIR है। अलगाववादी मकबूल भट्ट को सजा सुनाने से पहले जो नीलकंठ जज थे, उनकी हत्या हुई। मैं पूछना चाहती हूं, कौन देगा इनका हिसाब? और फारूक अब्दुल्ला साहब तब से आज तक यही कह रहे हैं कि हमारी जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस भी यही कह रही है। मुझे बताइए, 10 घंटे पहले इस नरसंहार के 10 घंटे पहले अगर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे तो क्या उनको सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से फारूक अब्दुल्ला को जवाब देने चाहिए। जो कुछ होता है, जिसकी सरकार में होता है, वो जिम्मेदार होता है। अभी ये कह रहे थे 84 दंगे की बात कर रहे थे, मैं मानता हूं कि कांग्रेस जिम्मेदार थी। कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला की भी थी, VP सिंह की भी थी और बीजेपी के पार्टी की भी थी जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ उसकी निश्चित तौर से जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी, चूंकि वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार थे, अटल जी की सरकार में कौन हिस्सेदार था? उमर अब्दुल्ला मंत्री थे, 5 साल लगातार मंत्री रहे। 90 के बाद आपको कभी हमारे पंडित भाइयों का ख्याल नहीं आया? आपने जो लोग जिम्मेदार थे उनको तो मंत्रिमंडल में ले लिया अगर वो जिम्मेदार थे। आज आप 25 साल के बाद टीवी पे बैठ के शोर मचा रहे हैं। आपने क्यों लिया था जब VP सिंह की सरकार थी? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। पॉइंटेड सवाल है कि फारूक मंत्री थे। नहीं, इस सवाल का जवाब ले लेते, फिर दोबारा आप पर आऊंगी क्योंकि दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं। मैं दोबारा आप पर आऊंगी राशिद अलवी जी। त्रिवेदी जी, इसका जवाब दीजिए। वाजपेयी सरकार ने अब्दुल्ला के साथ गठबंधन क्यों किया? क्यों उमर अब्दुल्ला को बनाया? और VP सिंह के सरकार से सपोर्ट इस मुद्दे पर क्यों नहीं खींचा? ये सवाल। हाँ, ये बात का भी मैं जवाब दे देता हूं। जगमोहन जी गवर्नर बने 19 जनवरी को। 21 जनवरी को वो जम्मू पहुंच के बाद में श्रीनगर पहुंच के चार्ज लेते हैं। मान्यवर, वो जमाना आज का जमाना नहीं था कि फ्री मीडिया था और सबके पास मोबाइल थे, खबरें तुरंत पहुंचती थी। उस समय उस रात में क्या हुआ, ये बाहर तक खबरें आने में 3 से 4 महीने लगे, क्योंकि सरकारी मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं था। अखबार पूरी तरीके से बंद थे कश्मीर में, आपको पता है। जब वो खबरें बाहर आई, गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी। सुनिए ना, मई के महीने में गवर्नर की रिपोर्ट आई है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रा करके VP सिंह सरकार पे पूरी मुखालफत की है। जाके चेक कर लीजिएगा मई 90 में। मगर ये बताइए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसके समर्थन पे टिकी हुई थी? राशिद अलवी साहब, फारूक अब्दुल्ला की अपने दम की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के साथ मिलकर मिली हुई सरकार थी। और जो आपने बात कहा कि हमारी सरकार में मंत्री थे, बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं। और आगे की बोलिए ना, हम तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार चला चुके हैं। मगर हमारी सरकार में रहते हुए किसी ने वो तो छोड़िए नहीं बोला, आप में तो उल्टा था। आपके मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली आकर कहते थे कि अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर में आग लग जाएगी, 7 साल लोग करें। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP नहीं कह रही थी जो लोकल पार्टी हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष शरीफुद्दीन सोज, उन्होंने किताब लिखी, कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। आप तो नेशनल पार्टी है जनाब।
रीजनल पार्टी का जवाब बाद में पूछिएगा, नेशनल पार्टी होकर अपने चीफ मिनिस्टर और अपने प्रदेश अध्यक्ष का जवाब दीजिए कि क्या कश्मीर को अलग होना चाहिए। इसके लिए सैफुद्दीन सोज पे कार्रवाई हुई और 7 साल तक अफजल गुरु की क्लीमेंसी क्यों रुकी रही? यदि नरेंद्र मोदी जी की वेव नजर नहीं आती तो 2013-14 में फांसी भी नहीं होती शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। और मैं माजिद हैदरी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा सिर्फ सहानुभूति पर खत्म हो जाता है? क्योंकि मैं पूछना चाहती हूं आपसे, अगर 10 घंटे पहले तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी तो क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? और सवाल जो उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी ने, कितने मुसलमान निकले कश्मीर से अगर ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं पे जुल्म नहीं था, ये आतंकवादियों का कहर था, तो मुझे बताइए कि कितने वहां से मुसलमान निकले? सवाल उठाया सुधांशु त्रिवेदी ने। और कितने मस्जिदों को कोई हानि पहुंची, कोई क्षति पहुंची, जितने मंदिरों को पहुंची? ये सवाल तय करेगा कि उस वक्त हो क्या रहा था कश्मीर में। और ये एक रात की कहानी नहीं है, ये कहानी बन रही थी 3, 4, 5 सालों से, बल्कि 1983 से, जिसका जिक्र सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में कहा है। माजिद हैदरी, नफरत कौन फैला रहा था? नाविका साहिबा, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को ही जवाब देना चाहूंगा कि तुम हो के मुद्दतों से हमारे ना हो सके, हम हैं कि एक ही बार में दीवाने हो गए। लेकिन नाविका साहिबा, सबसे पहले मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मुझे डर है कि कहीं विवेक अग्निहोत्री जी को पद्मश्री ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है। इसमें डर क्या है? नहीं, इसमें डर क्या है? पद्मश्री तो, पद्म भूषण तो गुलाम नबी आजाद को भी मिला है। नहीं, डर क्या है? आपको क्यों डर सता रहा है? कि मुझे डर है क्योंकि स्लो पॉइजन है, उनने कहा सॉफ्ट पावर, मैं कहता हूं नहीं तो स्लो पॉइजन सुने नहीं, स्लो पॉइजन सिर्फ आपको विवेक अग्निहोत्री से नजर आता है। जो लोग अफजल गुरु की और जो लोग बुरहान वानी को बनाकर रखे हैं आइकॉन इस देश में, उनका स्लो पॉइजन आपको नहीं नजर आ रहा? देखिए मैडम, सब स्लो पॉइजन की बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब के विषय पे आते हैं। देखिए डॉक्टर नहीं, आप क्यों भाग रहे हैं? आपको तो डर सता रहा है ना स्लो पॉइजन का। तो स्लो पॉइजन आपको एक ही तरफ से नजर आता है, दूसरी तरफ से नजर नहीं आता। कौन से चश्मे हैं आपके? मैडम, क्योंकि इनको ह्यूमैनिटी सिर्फ हिंदू भाइयों में दिखी और इवल सारा मुसलमानों में दिखा इस पिक्चर में। तो अब मैं इस पिक्चर की बात नहीं करना चाहता, डॉक्टर फारूक साहब के विषय पे आऊंगा। देखिए डॉक्टर फारूक साहब भाग रहे हैं आप पिक्चर से। कोटा में जब 144 लगता है इस फिल्म के देखने पर, तब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई आपका प्रदर्शन याद नहीं आता आपको? मैडम, अगर 144 किसी की जान बचाने के लिए लगता है तो मैं कहता हूं पूरे देश में लगे। काश लखीमपुर में भी लगा होता। अच्छा, तो फिर कश्मीर में जब इंटरनेट चला जाता है तो फिर क्यों तकलीफ होती है माजिद हैदरी साहब? फिर क्यों तकलीफ होती है आपको? मैडम नहीं होती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बस मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सबों को, किसी को पीड़ा ना हो, कोई लखीमपुर का किसान ना मरे, किसी दलित बेटी जो हमारी हाथरस की हो उसका शव वहां पे पेट्रोल से जलाया ना जाए। अब डॉक्टर फारूक साहब के विषय पे आते हैं। मैडम, डॉक्टर फारूक साहब हमारे वो वीर नेता हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्हें पिछले वर्ष 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री ने बिरयानी खिलाने के लिए अपने घर बुलाया। डॉक्टर फारूक साहब वो वीर नेता हैं जिनने कुर्सी त्याग दी। कुर्सी त्याग करके वो बेचारे भाग गए लंदन और वापस आए देश का तिरंगा उठाने के लिए। तो तंत्र को जम्मू कश्मीर में 1996 में बहाल करने के लिए वो डॉक्टर फारूक वीर पुत्र है। इस देश के संविधान का ऊंचा झंडा रखने के लिए वापस आए और संविधान संभाला, लोकतंत्र संभाला। डॉक्टर फारूक वैसा नहीं कि गंगा में लाइट डिटेक्टर के घेरे में इस शो में कोई भी झूठ बोलकर नहीं निकल सकता। आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं और मेरी रिसर्च टीम तो मुस्तैद है ही, वो दोबारा चेक करके बताएगी। लेकिन मुझे इतना याद पड़ता है कि ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज थी जिस पर कश्मीर के सारे नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। ठीक है, तो आप लाइट डिटेक्टर अगर हम ऑन कर सकें, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आप हैं। जब तक रिसर्च टीम इसको चेक कर रही है, आपके ऊपर लाइट डिटेक्टर चलता रहेगा माजिद हैदरी जी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये या तो सहानुभूति जताने का एक तरीका है, एक दौर है, एक फैशन है जो जताई जाती है और फिर 32 साल के लिए लोग भूल जाते हैं कि बहुत सहानुभूति है,
हमारे कश्मीरी हिंदुओं भाइयों बहनों के साथ, लेकिन फिर हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और दूसरी बात, इनको स्लो पॉइजन, इनको पद्मश्री का जो डर है वो सताने लगता है अगर विवेक अग्निहोत्री को मिले। अगर गुलाम नबी आजाद को मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं माजिद हैदरी साहब की दोनों बातों का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को इसमें आतंकवादी दिखाया गया है। माजिद हैदरी साहब, आतंकवाद का तो मजहब ही नहीं होता था, और आपको फिल्म तक में आतंकवाद का मजहब नजर आ रहा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कौन मुसलमानों को, आप मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ते हैं? क्यों? याद करिए, अफजल गुरु को फांसी की सजा कब हुई थी? 2007। और 2007 का ही साल है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हो रहा था। हम लोगों ने कहा था कि दूसरा टर्म देना चाहिए। सारे सेकुलर जमात के लोग खड़े थे कि डॉक्टर कलाम को नहीं मिलना चाहिए, मगर उसी समय सारे सेकुलर जमात के लोग खड़े थे कि अफजल गुरु को क्षमा याचना मिलनी चाहिए, और कह रहे थे ये चूंकि वो हालात का मारा एक बेचारा मुस्लिम है। अब बताइए, मुस्लिम को आपने किससे जोड़ा? हमने जोड़ा या आपने जोड़ा? अब सॉफ्ट पावर की बात करता हूं। मेरे पास एक बार एक ईमेल आया था जब फिल्म आई थी माई नेम इज खान, अमेरिका से। जानते हो उसका क्या शीर्षक था? माई नेम इज कॉल। माई नेम इज नॉट खान, माई नेम इज कॉल। इसलिए हिंदुस्तान में कभी मेरे ऊपर फिल्म नहीं बनेगी, बिकॉज उसमें डायलॉग था माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। उसने लिखा था आई एम माई नेम इज कॉल, सो आई एम ए कल्प्रिट। यह नैरेटिव है सॉफ्ट पावर का कि जो आतंकवाद में मुलव्विज है वो तो बेचारा है, मगर जो आतंकवाद का शिकार है, जो बेचारा मजलूम है, वह गुनहगार है। और आतंकवादी गांधीवादियों के साथ थे। गांधीवादियों की सरकार थी ना जिनके साथ यासीन मलिक आग खड़े थे। गांधीयंस विद गन जैसे फ्रेज यूज किए गए। विवेक अग्निहोत्री जी ने तो सही बोला, नक्सलियों के लिए गांधीयंस विद गन कहा गया कि नहीं? राशिद अल्वी साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या गांधी के साथ गन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? वो नक्सली जो खून की गंगा बहाते हैं, आपकी सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों और उनको समर्थन करने वालों ने गांधीयंस विद गन शब्द यूज किया, और उसके बाद आप क्यों मौन रहे? ये सॉफ्ट पावर के नैरेटिव से सवाल के जवाब दीजिएगा राशिद अल्वी साहब, लेकिन हमारे पब्लिक के भी दो सवाल हैं। रुचिका सूरी दिल्ली से और चितरंजन शर्मा सवाल पूछ रहे हैं। ये दोनों सवाल और सुधांशु त्रिवेदी जी का सवाल, गांधीयन विद गन्स, इन तीनों सवालों के जवाब लेंगे राशिद अल्वी साहब से। पहले सुनते हैं पब्लिक के सवाल। My question is, why was Sheikh Abdullah arrested by Nehru in Kashmir conspiracy case in 1953 and was jailed for 11 years, and what was Indira Sheikh accord? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है। इतने सालों में आपने इतने पाप करे हुए हैं जो कभी ना कभी बाहर निकल के आते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा आपको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपने ऐसा क्यों किया? सबसे पहले मैं जवाब दे दूं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में माजिद हैदरी साहब, आपका झूठ पकड़ा गया है। डीलिमिटेशन पर मीटिंग थी प्रधानमंत्री के घर पर, और इस पर कश्मीर के नेता गए थे। ये कोई बिरयानी पार्टी नहीं थी। 24 जून 2021 को ये मीटिंग हुई। तो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल होते हैं। पब्लिक को गुमराह मत कीजिए कभी भी, क्योंकि वो हम इस प्रोग्राम पर होने नहीं देते। और इससे पहले कि मैं जवाब लेने जाऊं, मैं हमारे साथ तारिक बेग साहब जुड़ रहे हैं, जिनका सिग्नल आ जा रहा था, कश्मीर में है इस वक्त। तारिक बेग साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो हर वक्त कहा जाता है कि आतंकवादियों को मुसलमान दिखाया गया है फिल्म में, ये क्या सही है? जिस तरह सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, क्या टेररिज्म का, आतंकवाद का कोई धर्म हो सकता है कभी भी? नविका, मेरा नाम जावेद बेग है, तारिक बेग नहीं। सॉरी, जावेद बेग साहब। हाँ, देखिए, टेररिज्म का इस्लाम के साथ या किसी भी मजहब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, बदकिस्मती से जो कश्मीर के मिलिटेंट थे वो तो मुसलमान ही थे, हमारे घरों से थे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मेरे माजिद हैदरी साहब कहेंगे कि वो नहीं थे, लेकिन मुझे बताइए, बिट्टा कराटे जिनका नाम फारूक है वो तो मुसलमान है ना, मेरे ही घर से। यासीन मलिक जो JKLF के चीफ थे वो भी तो हमारे ही घर से है और मुसलमान है। इस चीज को कौन नकार सकता है? लेकिन एक भी पंडित
ना ही मिलिटेंट था और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ था। निहत्थे थे, शरीफ नफ्स लोग थे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ थे, किसी सियासत के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हम कश्मीरी पंडित भाइयों को अपने घर रिहैबिलिटेट करने के बजाय, उन कातलों को सजा देने के बजाय, या फिर जो कातलों के समर्थक में थे फारूक अब्दुल्ला की सूरत में, या उस वक्त मुफ्ती की सूरत में, या उनके जो ऑफिसर थे वो भी ऐसे ही कातिल है जैसे बिटक कराटे है, उनको उनके उस सजा को किस तरह उन्हें हम सजा दे, बजाय इसके हम यहाँ पे भाजपा वर्सेस कांग्रेस कर रहे हैं। इस गुना में कांग्रेस भी बराबर का शरीक है। इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड जो था वो पॉलिटिकल स्कैम था फर्स्ट। दूसरा पॉलिटिकल स्कैम जो है वो अब्दुल्ला शेख फारूक राजीव अकॉर्ड था। और सबसे बड़ा जो डाका, सियासी डाका जो जमहूरियत पे डाला गया, जमहूरियत जैसे मुतबरक और मुकद्दस इंस्टीट्यूशन पे, वो फारूक अब्दुल्ला ने 87 में डाला जब उसने इलेक्शन रिग किए। और माजिद हैदरी साहब अभी बता रहे थे कि 96 के बाद फारूक अब्दुल्ला वापस आकर झंडा लहरा रहे थे। नहीं, ये झूठ है। 96 में फिर एक बार एक पॉलिटिकल डाका फारूक अब्दुल्ला ने डाला। और 97 में मेरे गांव में मैसेकर हुआ, कश्मीरी पंडितों का पहला मैसेकर 97 में हुआ, जब लोकल एमएलए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। 98 में वंधामा हुआ और 2003 में नादी मरग हुआ। शायद हिस्ट्री इनने नहीं पढ़ी है, मैं इनको थोड़ा सा बता रहा हूं। 21 मार्च 97 में पहला मैसेकर कश्मीरी पंडितों का हुआ और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, बदकिस्मती से। तो जो सजा बिटा कराटे को मिलनी चाहिए, उस सजा के हकदार फारूक अब्दुल्ला भी है, या फिर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो उनकी टीम थी उस वक्त सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी वो भी बराबर की जिम्मेदार है। जिस तरह मैं बार बार बताता हूं कि कश्मीरियों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, लेकिन जिन्होंने मारा, जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ थे, वो बदकिस्मती से हमारे ही मुसलमान थे। कश्मीर के मिलिटेंट वो और किसी मजहब के साथ मुंसलिक नहीं थे। ये बदकिस्मती है और मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होती है ये कहने में। राशिद अलवी साहब, जावेद बेग भी कश्मीर के हैं और जावेद बेग को जो सच नजर आता है वो क्यों आपको नहीं नजर आता, माजिद हैदरी साहब को नहीं नजर आता, क्यों है ये? नहीं, आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। मुझे पूरा नजर आता है, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में हर पंडित भाई की फैमिली को 6,000 रुपए दिए, 18,000 लोगों को वापस बसाया है। मुझे ये बताएं, सुधांशु बैठे हुए हैं कि अटल जी की सरकार में और अब मोदी जी की सरकार में कितने लोगों को बसाया गया? आज तो सरकार इनकी है, आज तो ये बसाएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि पंडितों के साथ ज्यादती नहीं हुई है। और मैं ये भी बता दूं, 58,000 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपकी सहानुभूति, आपकी संवेदना, ये क्या बहुत है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, हर बार सवाल यही है कि 13 साल, इन 32 सालों में 13 साल बीजेपी सरकार के थे, तो जवाबदेही आपकी बनती है। 88-89 में जो हुआ सो हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मगर इन सालों में एक और खास बात थी। क्या आपको पता है कि कश्मीर सेकुलर स्टेट नहीं था? वो भारत का एकमात्र राज्य था जिसने 42nd अमेंडमेंट, जो लोकतंत्र के काले अध्याय के दौरान, आपातकाल के दौरान 1976 में जोड़ा गया, उसको कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि 370 में उसको पावर थी। वो हुआ है सेकुलर 5 अगस्त 2019 को। तो 2.5 साल में हमने जो कुछ भी काम किया है, हम उसका पूरा आपको हिसाब दे रहे हैं। जनाब, जो आपने बात कही, हम ईमानदारी की, हम फिगर्स की ऐसे नहीं कहते। हमने 920 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों की 6,000 बस्तियों को बताने के लिए किए हैं। 3,000 उनके लिए स्टेट में जॉब्स क्रिएट किए हैं। 1,000 कुछ 100 अलग हैं जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में है, और जो 3,000 क्रिएट किए उसमें 1,900 पे अपॉइंटमेंट हो चुका है, और 1,098 ऐसे हैं जिन पर कि
अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुका है, परंतु वो प्रोसेस होने में। हां, ये भी हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम सिर्फ 610 कश्मीरी फैमिलियों को वापस लाने में सफल हुए हैं और उनको उनकी जमीन का हक दिलाया है। ये हमारी ईमानदारी है, क्योंकि अब सेकुलर हो गया है कश्मीर। अब वहां ना ISIS का झंडा दिखता है, ना पाकिस्तान का झंडा दिखता है, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं, ना जुमे की नमाज के बाद कोई हुजूम में जुनूनी भीड़ दिखती है जो किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार दे। और जिन लोगों ने ये कहा, सुनिए, अरे जनाब सुनिए ना, जिन लोगों ने ये कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वो 26 जनवरी को देखें डल लेक पे क्या कतार थी। इसलिए मैं, हाँ बिल्कुल, कारण जानते क्या है कि अब उन आतंकवादियों को समझ में आ गया कि वो अब फौज से लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो किसी बिहार के मजदूर को, किसी गोलगप्पे वाले को मार देते। पर चिंता मत करिए, ढूंढ ढूंढ कर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा। जैसे वैक्यूम क्लीनर कोने में बैठे हुए लोगों की सफाई करता है, हमारे सरकार में रहते हुए नहीं, तो हमें भी पुराना कश्मीर नहीं चाहिए जहां कश्मीरी हिंदू जा भी ना सके। लेकिन हमें वो नया कश्मीर नहीं चाहिए, वो नहीं, आप चिंता मत करिए, हमें पुराना वाला कश्मीर नहीं चाहिए जहां कश्मीरी हिंदू जा ही नहीं सकते। तो माजिद हैदरी साहब, कुछ नई आदतें आपको भी डालनी पड़ेंगी। मैं नाविका जी जवाब 370 हट जी जी, जब आपको सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए। 1 मिनट, माजिद हैदरी साहब सुन लीजिए जी। माजिद हैदरी जी सुनिए साहब, हमें हरगिज वो कश्मीर नहीं चाहिए जिसमें ISIS के नारे लगते हों, जिसमें तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें वो कश्मीर भी नहीं चाहिए जिसमें मस्तगुल चरारे शरीफ को जलाकर चला जाता है। हमें वो कश्मीर नहीं अब रहेगा जो हजरत बल में जाकर कब्जा कर लिया जाता नवंबर 93 में और बाहर से बिरयानी भेजी जाती है उनको। अब वो कश्मीर नहीं चाहिए जहां सूफी संगीत का एक भी मरकज नहीं रहा। 4 सिलसिले थे, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, बताइए, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी, एक भी नहीं बचा। अब हम वो कश्मीर है जहां सूफी संगीत भी होगा, जहां पर अमरनाथ भी होंगे, जहां पर राधा अष्टमी का भी त्योहार होगा, और जहां जो कश्यप ऋषि की परंपरा और जहां UAE का डेलीगेशन भी आता है निवेश के लिए, और कश्मीर में भागीदारी भी होती है और लोगों की तरक्की भी होती है। लेकिन एक सवाल है राशिद अलवी साहब, आपसे पूछूंगी, पब्लिक का सवाल है, संदीप त्रिपाठी का यूट्यूब पर यह सवाल है, राशिद अलवी जी को उमर अब्दुल्ला वाजपेयी की कैबिनेट में याद हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से किस हैसियत से मिलने आए? क्या डॉक्टर साहब को यह याद नहीं था कि यासीन मलिक कौन था? यह सवाल है राशिद अलवी साहब जो पब्लिक आपसे पूछ रही है, जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, कौन प्रधानमंत्री से मिलने आया, कौन नहीं आया, कौन अटल जी से मिला, कौन नहीं मिला, ये कोई अहमियत नहीं रखता है। अच्छा, लेकिन मेरा मानना यासीन मलिक जिनके खिलाफ 23 केसेस थे, जिनको ट्रीट किया जाता था जैसे वो VVIP हो, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री से, वहां खड़े हुए हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने रखी है मैंने, और आप कह रहे हैं कि ये अहमियत का सवाल ही नहीं है। देखिए, अगर ये बड़ा सवाल है तो साध्वी प्रज्ञा तो पार्लियामेंट की मेंबर है, तो वो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? तो उनका तो केस चल रहा है ना, कन्विक्शन तो हुई नहीं है ना। और एक साध्वी प्रज्ञा थोड़ी है, साध्वी प्रज्ञा, उससे मिलने के लिए जेल जाते थे लोग, साध्वी प्रज्ञा से क्या नहीं गए बीजेपी के नेता? अगर यही सवाल है कि प्रधानमंत्री से मिलने एक आदमी क्यों आया, और मैं बार बार कहता हूं, ये बात तो बहुत लोग कहते रहे कि कश्मीर के उन लोगों से बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग नहीं बुलाई थी बातचीत करने के लिए कश्मीर के लोगों को? आप और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं रही आपकी? कि आर्टिकल 370 की बात मेरे दोस्त आप कर रहे हो, इससे पहले हाथ बंधे हुए थे सरकार के। 370 ने क्या दे दिया? आज पब्लिक का सवाल सिर्फ ये है, और पब्लिक अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि कई FIR ऐसे हैं जिन पर शायद तहकीकात हुई ही नहीं, मामले कोर्ट में गए ही नहीं। आज
पब्लिक ये तस्वीरें भी देख रही है, ये फिल्म भी देख रही है और फिल्म से उठे कई सवाल भी वो देख होने रही है। चाहिए। और किस तरह सवालों के जवाब में मिल रहे हैं और सवाल हर वक्त ये बताया जा रहा है हाँ हमने ये किया, लेकिन उन्होंने क्या किया। जब वो सवाल होगा तो उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन ये क्यों हुआ, किसने कहा, किसने किया, यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से क्यों मिले, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का क्या रोल था, क्या जवाब उन्हें देने चाहिए। कांग्रेस के साथ फारूक अब्दुल्ला की जो दोस्ती थी वो क्यों बरकरार थी, क्यों 1983 से लेकर 1990 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि वहां पाकिस्तान के नारे लगते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ करता था। क्यों 32 साल से हम सिर्फ संवेदना प्रकट करने तक अपने आप को सीमित रख सके, क्यों हम अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों और बहनों को वापस उनके घर लौटा ना सके। और सबसे बड़ा सवाल, जो लड़ते हैं इस बात के लिए कि इस देश में डिक्टेटरशिप है, इस देश में बोलने की सोचने की आजादी नहीं है, क्यों वो एक फिल्म से इतने बौखला गए कि फिल्म हॉल में 144 सेक्शन लगा दिया उन्होंने। क्या बौखलाहट है, क्या सच्चाई है, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पब्लिक का है और पब्लिक सब जानती है। आज शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपसे लेती हूं विदा, लेकिन जाइएगा मत, आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।